शहीद सीडीएस के घर के बाहर से हमारे साथ हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी लगातार जुड़ी हुई है। एक बार फिर से ममता चतुर्वेदी का रुख करते हुए, ममता, किस तरह की हलचल है अभी आपके सामने, क्या अपडेट? जी बिल्कुल शिल्पा, सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। तमाम जो डिग्नेटरीज हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर प्रवेश कर चुके हैं आखिरी दर्शनों के लिए। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। अगर यहाँ की बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं उस वाहन को पूरे तरीके से तैयार कर लिया गया है जिसमें जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और फिर वो आखिरी यात्रा पर निकलेंगे। हालांकि 2 बजे का वक्त था जब यहाँ से उनका काफिला आखिरी यात्रा के लिए रवाना होता, लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं आखिरी दर्शनों के लिए, मुमकिन है कि उसी वजह से थोड़ी सी देरी हो रही है। लेकिन अगर सेना की बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकती हैं पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। पूरी गाड़ियाँ एक तरीके से यहाँ पर लगा दी गई हैं। सेना की तरफ से तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। जब थोड़ी ही देर में जनरल बिपिन रावत अपने आखिरी यात्रा के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अगर लोगों की बात करें तो भारी संख्या में यहाँ पर खास से लेकर आम जनता लगातार यहाँ पर आ रही है आखिरी दर्शनों के लिए। तमाम भारत सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे महेंद्र नाथ पांडे हों, अश्विनी चौबे हों, इसके अलावा थोड़ी ही देर पहले तेजस्वी सूर्या बीजेपी के सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल से आए हुए हैं, कल भी वो आखिरी दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचे और इसके अलावा आज भी वो पहुंचे थे। उत्तराखंड सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, धन सिंह रावत, सभी लोग यहाँ पर आए और आखिरी दर्शन करके गए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो जिस तरीके से भारतीय सेना में उनका योगदान रहा है, या फिर यूं कहें शिल्पा, देश के लिए जो उनका योगदान रहा है कभी कोई भूल नहीं सकता। और यही वजह है कि अपने योद्धा का सभी लोग चाहते हैं कि आखिरी दर्शन कर लें ताकि वो तस्वीरें कैद कर कर रख लें, क्योंकि अब महज यादें बची हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। थोड़ी ही देर में आखिरी यात्रा पर रवाना हो जाएंगे। एक तरीके से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन लोगों की अगर बात करें, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली थी, कामकाज था, लोगों के साथ उनका व्यवहार था, जो उनके सहकर्मी थे, जो साथ में काम करते थे, उन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो उनका स्वभाव था वैसा इंसान मुमकिन नहीं है दोबारा हो पाना, क्योंकि कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत इतने बड़े पोस्ट पर हैं, उसके बावजूद उनका जो व्यवहार बहुत ज़्यादा सरल सौम्य था। और यही वजह है कि इतनी भारी संख्या में लोगों की जो तादाद है आखिरी दर्शन के लिए उनके आवास पर उमड़ रही है। बिल्कुल, इसी पर मैं ममता आपसे ये जानना चाहूंगी, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, तो ऐसे में लोगों की इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, उसे पूरा संभालने के लिए वहां पर कितनी तैयारियां, कितनी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है ताकि कहीं कुछ भगदड़ ना होने पाए, लोग दर्शन कर सके, अंतिम यात्रा में शामिल हो सके, आराम से हो सके? जी बिल्कुल, सुबह से अगर हम बात करें तो भारी संख्या में लोग थे। सबको अंदर धीरे धीरे करके यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई, उनको अंदर भेजा गया और कुछ ऐसी भी स्थिति आ गई जिसकी वजह से यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्सेस की भी यहाँ पर तैनाती की गई, क्योंकि भीड़ जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर उमड़ा, ऐसा लगा कि स्थिति को सामान्य करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि यहाँ पर आरएफ की भी तैनाती आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि यहाँ पर आरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के भी जवान यहाँ पर व्यवस्था बनाने में सुबह से ही लगे हुए हैं। और अब क्योंकि 2 रास्ता बना दिया गया है, एंट्रेंस जहाँ से है सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास के अंदर का, निकास दूसरी तरफ कर दिया गया है। और इसी वजह से आप जो तस्वीरें देख रही हैं यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ कम है। लेकिन घर के बाहर की अगर हम बात करें तो इधर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बनाई गई है। दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं, सेना है यहाँ पर, आरएफ के भी जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बनी रहे, क्योंकि सभी को इस बात का दुख है जिस तरीके से सीडीएस जनरल बिपिन रावत को देश ने खोया है। दुख है और शायद यही वजह है कि जो लोग हैं वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और चाहते हैं कि आखिरी दर्शन कर लें। और इसी मंशा से लोग यहाँ पर भारी संख्या में उमड़ रहे हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। और उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री, सांसद,
जन नेता सभी लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं आखिरी दर्शनों के लिए। तो ऐसे में सुरक्षा की अगर हम बात करें, चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर सेना हो, सभी लोगों ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि लोग आसानी के साथ आखिरी दर्शन भी कर सकें और कोई अव्यवस्था भी ना हो। शिल्पा, ऐसे में ममता, अंतिम यात्रा अब से तकरीबन कितनी देर में शुरू हो जाएगी? अंदाजतन कोई समय सीमा या फिर अभी समय लगने वाला है? जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है अंतिम यात्रा की। किसी भी पल यहाँ से आखिरी यात्रा पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत रवाना हो जाएंगे, क्योंकि वो काफिला, वो गाड़ियाँ तस्वीरों में आप देख सकती हैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, बनकर यहाँ पर बहुत देर से खड़ा है। 2 बजे का वक्त था जब बताया गया था कि आखिरी यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं लगातार आखिरी दर्शनों के लिए, यही वजह है कि आगे का जो कार्यक्रम है उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि किसी भी पल आवाज़ भी आ रही है, आखिरी सलामी मुमकिन है कि जो आखिरी कार्य किया जाता है शायद वो अंजाम दिया जा रहा है, और यही वजह से अंदर से आवाज़ें भी आ रही हैं जिसको हम साफ तौर पर सुन सकते हैं। यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत कुछ ही इस समय में अपने आखिरी पड़ाव पर रवाना हो जाएंगे। काफिला पूरी तरीके से तैयार है, और अगर माहौल की बात करें तो 3 कामराज मार्ग जहां पर उनका आवास है, माहौल एक तरीके से गमगीन है। जो कोई भी यहां पर आ रहा है सभी लोग बेहद दुखी, बेहद निराश, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे योद्धा को खो दिया है जिसका दोबारा इस दुनिया में आना। ममता, आपको रोकना चाहूंगी, ये सीधी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये पार्थिव शरीर बाहर लेकर आया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर आखिरी सलाम करते हुए तमाम सैन्य अधिकारी नम आंखों से, भारी मन से अंतिम यात्रा की तरफ, अंतिम विदाई की तरफ सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आगे ले जाया जा रहा है। 2 बजे से कहा जा रहा था कि अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आमजन भी उनके अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर पहुंचे हुए थे। बहुत बड़ी लोगों की भीड़ वहाँ पर थी, इसलिए थोड़ा सा वंदे मातरम। तो भारत माता की जय के जयकारों के बीच, सीडीएस जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारों के बीच यहाँ शव को अंतिम यात्रा के लिए ले जाने के लिए रख दिया गया है। पार्थिव शरीर उनका इस ट्रक में रखा गया है और अब बस कुछ ही पलों में ये अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। हमारे साथ इस समय मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हुए हैं। माथुर साहब, ये तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रही हैं और ये तस्वीरें पूरे देश को इस समय भावुक करती हुई, ये तस्वीरें जिसमें देश का वीर सिपाही, जाबाज बेटा आज बस सबसे थोड़ी ही देर में अपने अंतिम यात्रा पर रवाना हो जाएगा। क्या कहेंगे सर? साथ आ रहे हैं, कसक है, गम है और साथ ही गर्व है। ये जो शहादत हुई है जनरल बिपिन रावत की और उनके साथ हमारा अन्य वीर सैनिकों की, ये बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और
एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो भारत वर्ष के देश को और भारत के सेनाओं को गया है। और ये बहुत गम का टाइम है। और जैसा कि मैं बता रहा था, मेरा बहुत पर्सनल उनके साथ इंटीमेट एसोसिएशन रहा है, तो पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ा आघात है और समय लगेगा इस आघात से बाहर निकलने के लिए। शब्दों की कमी है इस माहौल को वर्णन करने के लिए। और मेरे इफ आई विश आई वाज देयर विथ हिम एट दिस टाइम, तो ये बहुत गमगीन माहौल है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें। माथुर साहब, जैसा कि आप जानते भी होंगे, पहले भी 2 बार जनरल बिपिन रावत मौत को चकमा दे चुके थे। एक बार पाकिस्तान की गोली खाए थे वो, और एक बार हेलीकॉप्टर क्रैश में भी 2015 में वो बच गए थे। मौत को चकमा उन्होंने दे दिया था, लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश मौत ने उन्हें कसकर पकड़ लिया, जाने नहीं दिया। देखिए, मैं इसको एक तरीके से देखना चाहता हूं कि 2 बार उन्होंने मौत को चकमा इसलिए दिया क्योंकि नियति को, ईश्वर को ये करना था कि उन्हें वो इवेंचुअली सीडीएस के पद पर पहुंचाए और वो भारतवर्ष की सेनाओं को एक नई राह दिखा सकें। इसलिए भगवान ने उनको पाकिस्तान की गोली से बचाया और दीमापुर में हुए एयर क्रैश से बचाया, ताकि वो देश को अपनी सेवाएं पूरे समय दे करके और देश को नई राह, नया सोच, नया थॉट देश को देकर के जा रहे हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जो दीमापुर में हुआ था। दीमापुर में जब हादसा हुआ, उनका प्लेन क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर, उसके 2 घंटे के अंदर उन्होंने उसी किस्म के दूसरे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी और अपना काम पूरा किया। तो वो उनकी इच्छा शक्ति को और उनकी वीरता को दर्शाता है कि वो किसी चीज से विचलित होने वाले व्यक्तित्व नहीं थे और उन्होंने अपना काम वहां पर पूरा किया। और इसीलिए शायद ईश्वर ने उनको सीडीएस के पद तक पहुंचाया और उन्होंने सीडीएस के पद पर पहुंचने के पश्चात देश को नई सोच, देश को नई दिशा और देश की सेनाओं को नया इंटीग्रेशन का मंत्र दिया। तो ये मेरे ख्याल से हमारे को समझने की बात है। बिल्कुल, बिपिन रावत जी की दृढ़ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस हेलीकॉप्टर क्रैश के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने दोबारा हेलीकॉप्टर से उड़ान भर ली थी। इसके अलावा माथुर साहब, अगर हम पाकिस्तानी गोली से जब उनका टखनाचूर हुआ था, उसके बाद उन्होंने किस तरह से मजबूत हौसले के दम पर वापसी की थी, वो भी काबिले तारीफ है। उससे भी तमाम देशवासियों को एक प्रेरणा मिलती है, एक संदेश मिलता है। देशवासियों को और तमाम सैनिकों को, बिल्कुल, जब आपका कमांडर गोली खाने के बाद उसके आगे चलता चला जाता है, तो उससे बड़ा कोई आपके लिए एग्जाम्पल नहीं है, उससे बड़ा कोई आपके लिए इंस्पिरेशन नहीं है, प्रेरणा नहीं है कि आप अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहें। तो वो जो बात है, वो जो भावना, जो उनके उससे जो लीडिंग फ्रॉम द फोर फ्रंट और नॉट केयरिंग फॉर हिज ओन लाइफ, उनके लिए देश सर्वोपरि था। उसके पश्चात उनके जवान थे और अपना स्वयं का कोई भी काम बिल्कुल वो अंत में उसके बारे में सोच विचार करते थे। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। और माथुर जी, कहा भी जाता है कि उस घटना के बाद, गोली लगने के बाद, आज से 28 साल पहले रावत जी को डर था कि कहीं ऐसा ना हो गोली लगने के बाद उन्हें सीनियर कमांड कोर्स में शामिल होने से रोक दिया जाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बैसाखी के सहारे चलना शुरू किया और 1 महीने में ही रिकवर कर गए। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेंटल लेवल पर वो कितने स्ट्रांग हुआ करते थे कि उन्होंने अपने सामने आने वाली तमाम बाधाओं को हर बार दूर किया। और उसके बाद जो उन्होंने करा, उसके बाद आप देखिए उन्होंने फिर जाकर के अपनी कांगो में कमांड किया। ये मैं बता रहा, कांगो में कमांड किया जी। मैं बता रहा, बार बार मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि जब वो कांगो ब्रिगेड कमांड करने के लिए पहुंचे तो उसके 10 या 12 दिन बाद ही वहां पर एक मेजर ऑपरेशनल क्राइसिस हो गया और उस क्राइसिस को उन्होंने किस खूबी के साथ हैंडल किया, उस बात की प्रशंसा न केवल भारतीय सेना ने करी बल्कि पूरी दुनिया की, बिकॉज वो यूएन मिशन था, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने एक बहुत बड़ा हादसा टाला और उनकी
काबिलियत की वजह से वो काम उसको सेनाएं रोक पाई, तो एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब वो 19 डिवीजन में बारामूला पहुंचे जीओसी बनके, तो उन्होंने एक नया तरीका टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशंस करने का नया तरीका निकाला, और उसमें प्रोएक्टिव एक्शंस जो थे, वो जो ऑफेंसिव माइंडसेट है, मेरे हिसाब से ऑफेंसिव माइंडसेट के सबसे बड़े कर्णधार जनरल रावत रहे। जब वो दीमापुर पहुंचे कोर कमांडर बनके, तो पहली बार हमने म्यांमार में जाके टेररिस्ट के कैंपों को ध्वस्त किया और तमाम सैनिक बिना किसी स्क्रैच के वापस आए। ये उसके मास्टरमाइंड थे, कोर कमांडर थे वहां पर। तो ये तमाम बातें, और इनके सबसे बड़ा जो समय था वो डोकलाम का था। उस समय भारत से सेना के चीफ थे, और जो डोकलाम ने हमारी सेना ने करके दिखाया, जो पॉलिटिकल विल और मिलिट्री माइट उसका कंबाइन करके दिखाया, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहली बार मिथ ऑफ चाइनीज इनविंसिबिलिटी पंक्चर की गई थी, और जो पहले लोग सोचते थे कि चीन एक बहुत बड़ा अजगर है और वो किसी को भी खा सकता है, उनको हमने पहली बार दिखाया था कि कैसे इन ए ट्रायल बाय फायर दे कैन बी सेंट बैक, और हमने उनको फोर्स किया पीछे जाने के लिए। टेररिस्ट को ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए किस प्रकार से क्या संदेश गया, आप देखें घाटी की हालत अब कैसी है। सब उनके ऑफेंसिव थॉट और उनकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी की वजह से हुआ। पाकिस्तान और चीन को संदेश गया जब वो सीडीएस बने, उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने ये जो कैलाश रेंज है, जब चीन पीछे हरकत नहीं कर रहा था, तो कैलाश रेंज जो कभी ऑक्यूपाई नहीं हुई, उस पर अपने जब ट्रुप्स को भेज करके उसको ऑक्यूपाई करके और उनके तमाम वैली को कंट्रोल करना, ये इनका पूरा दिमाग की उपज थी, और उसकी वजह से चाइना वाज फोर्स्ड टू विथड्रॉ 8 किलोमीटर फ्रॉम फिंगर 4। तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं। और ये जो चाइनीज मिथ थी कि भाई वो, तो उनको कई बार उन्होंने चाइना को अपना बैकफुट पे जाने के लिए मजबूर किया, और आज आप देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति है। तो वो सब मिला करके, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि इनका जो यूथ है, जो देश के यंग जनरेशन है, उनके साथ कनेक्ट बहुत अच्छा था। इन्होंने, मेरे को अच्छी तरह से याद है कि मैं बॉम्बे में, मैं और ये के साथ थे कि, तो उस समय जब भी कोई मौका आता था, जब उनको किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी या कोई स्कूल से बुलावा आता था, तो अपना काम छोड़ करके उसको जरूर जाते थे, कि उनको मालूम था कि अगर देश का भविष्य सुधारना है, तो देश के आने वाली जनरेशन के थॉट को, माइंडसेट को अगर आप प्रभावित कर सकें। और वही वजह है कि आप आज देख रहे हैं कि किस प्रकार से छोटे बच्चों से लेकर के जवान लोगों तक अपना अपना काम छोड़ करके और उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हुए हैं। एक और मैं बात आपके सामने बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि जो हम देख रहे हैं दिल्ली में, वो तो एक तरफ है। एक और जो चीज जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, वो ये है कि जब इनके पार्थिव शरीर सुलूर से, वेलिंगटन से सुलूर की तरफ जा रहे थे, तो वहां की जनता ने, किसी ने उनको नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि आप आइए, लेकिन वो अपने आप वहां आए और उन्होंने इस कैवलकेड पे पुष्प वर्षा करी। पहली बात। दूसरी बात, अगले दिन पूरे नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में किसी राजनीतिक दल का नहीं, किसी रिलीजन का नहीं, किसी कलेक्टर का नहीं, किसी पॉलिटिक्स का नहीं, और उन्होंने, लोगों ने सेल्फ इम्पोज्ड बंद, ये दिस इज द रियल मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट लीडर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पहुंच लोगों के दिलों तक थी। ऐसे में माथुर साहब, जनरल बिपिन रावत के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे सैनिक राजनेता थे जिन्होंने टॉप लीडरशिप के साथ भी तालमेल बनाया, और आखिरी जवान तक भी अपनी पहुंच बनाने में वो हमेशा कामयाब रहे। ये कैसे वो संभव कर पाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं यही बताता हूं, मैंने पहले भी कहा है शायद, कि वो एक सोल्जर स्टेट्समैन थे। सोल्जर स्टेट्समैन वो होता है हु हैज ए नैक, कि वो एकदम तेजी से अपने से सुपीरियर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप और उसके साथ एक रेपो एस्टैब्लिश कर लेता है।
और दूसरा साथ ही साथ वो अपने से नीचे अपने जवानों से, अपने मातहत अफसरों, अधिकारियों से उनका बहुत जबरदस्त रेपो रहता है। तो ये एक माथुर जी लौटती हूँ आपके पास। एक बार दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें जो लगातार दिखा रही हैं उसके बारे में ब्रीफ कर देती हूँ। ये अंतिम यात्रा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। शूरवीर को श्रद्धांजलि देने के बाद अब देश के वीर जवान, जाबाज बेटा सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी अंतिम यात्रा पर जाते हुए, तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में आगे पीछे चारों तरफ लोगों की मौजूदगी है। लोग आज अपने हीरो को आखिरी सैल्यूट कर रहे हैं, नम आंखों से विदाई दे रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में, अपने श्री चरणों में स्थान दे। क्योंकि आज देश ने अपना सबसे वीर जवान तो खोया है, लेकिन अपने अंतिम क्षणों तक भी, अपनी अंतिम सांस तक भी भारत माँ की सेवा में उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर किया। और आज उसी का ये नतीजा कहा जा सकता है कि लोगों के दिलों तक किस तरह से जनरल बिपिन रावत ने अपनी पहुंच बनाई थी, अपने लिए जगह बनाई थी। ये लोगों का प्यार देखिए, कैसे इस अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए अपने हीरो को हर कोई नम आंखों से और गौरवान्वित दिल से, क्योंकि उन्होंने जब तक जीवित रहे तब तक अपने हर पल को, अपनी हर एक सांस को देश के नाम करने का काम किया। आज उन्हें आखिरी सलाम, आखिरी सैल्यूट किया जा रहा है। अनुज माथुर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आप बता रहे थे कि कैसे एक सैनिक राजनेता के तौर पर जनरल बिपिन रावत काम कर रहे थे, कैसे वो टॉप लीडरशिप के साथ जबरदस्त तालमेल बैठाते हुए सेना में अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाते हुए सबसे बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे। सबसे बड़ी ये खूबी ये थी कि वो अप्रोचेबल बहुत थे जी। वो कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे हो, किसी भी जगह हो, वो उनको अप्रोच कर सकता था। वो जो अप्रोचेबिलिटी है वो उनके मातहत काम करने वाले लोगों को एक हौसला और एक कॉन्फिडेंस देती है। तो ये अप्रोचेबिलिटी की जो क्वालिटी थी वो बहुत उनकी बेहतरीन थी। उसके अलावा एक उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी कम्युनिकेशन स्किल्स। वो किसी के भी साथ उनके स्तर पे जाकर के उनसे बातचीत करके, उनको सही गलत बता करके और उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस करवाने में एक बहुत माहिर मिलिट्री लीडर थे। कि एक बहुत बड़ी मिलिट्री लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि आप अपने जवानों के साथ कम्युनिकेट कर सकें कि उनसे अपेक्षा क्या है और उस अपेक्षा को किस प्रकार से उनको करना है और फिर यकीन कर सकें कि वो उसको करेंगे। तो ये तमाम बातें उन्होंने जो करी, तो ये उनको एक बहुत बड़ा सोल्जर स्टेट्समैन बनाता है। ये आप समझिए कि किस प्रकार से इन पर पॉलिटिकल लीडरशिप को और देश को भरोसा था। तभी जब ये सेना प्रमुख चुने गए तो इनसे वरिष्ठ 2 अधिकारी मौजूद थे, लेकिन बावजूद उसके इनको चुना गया। ये भी एक अपने आप में बड़ा वो है, क्योंकि बिल्कुल आपके देश को उन पर भरोसा था, आपके देश को मालूम था कि ये कर देंगे। और शायद उसी समय देश की लीडरशिप को ये गुमान था, भान था कि वो इवेंचुअली एक सीडीएस का पद क्रिएट करेंगे और उसके पद के लिए अगर आपको एक योग्य व्यक्ति चाहिए तो वो ये हैं। अतः उन्हें सेना प्रमुख बनाना आवश्यक है। और शायद इस वजह से भी उन्हें सीडीएस के पद के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने देश के हर हिस्से में अपनी सेवाएं दी। देश के सभी ऑपरेशनल इलाकों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, वहां पर उन्होंने धरातल पर उतरते हुए काम किया। ऐसे में उनसे ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस शायद ही और किसी और के पास रहा होगा। इसी वजह से उन्हें सीडीएस के पद के लिए चुना गया। उनकी इस क्षमता की वजह से, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपोजर की उनकी काबिलियत हो, प्रोफेशनल क्षमता हो, जिस वजह से सरकार ने उन्हें देश का पहला सीडीएस चुना। शिल्पा, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि उन्होंने तमाम ऑपरेशनल इलाकों में सर्विस करी। उसके बाद इनको सदर्न कमांड का GOC-in-C बनाया गया 2017 में। और जब ये 2016 में, तब ये जब ये GOC-in-C बने तो इन्होंने अपनी डेजर्ट वॉरफेयर की जो खास काबिलियत थी, ये ऐसे मास्टरमाइंड थे कि इन्होंने जो डेजर्ट में जो सदर्न कमांड का काम है उसको एक नया
आयाम दिया, नया अर्थ दिया, और तब उनका पूरा मिलिट्री व्यक्तित्व कंप्लीट हुआ कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में, माउंटेड वॉरफेयर में, प्लेन वॉरफेयर में, जंगल वॉरफेयर में, काउंटर टेररिस्ट वॉरफेयर में, इंटरनेशनल वॉरफेयर में, कांगो में और डेजर्ट वॉरफेयर में, ये एक ऐसे मिलिट्री लीडर थे जो कि हर किस्म के वॉरफेयर के महारथी थे, पारंगत थे, और उसके अलावा हर जगह उन्होंने तीनों सेनाओं के साथ मिलकर काम किया, चाहे वो कहीं भी हो। तो इस चीज से वो जो थे वो एयरफोर्स और नेवल स्ट्रेटजीज को भी उतनी ही खूबी से समझते थे जितने कि वो मिलिट्री स्ट्रेटजी को, आर्मी स्ट्रेटजी को समझते थे। तो उनसे बेहतर मेरे विचार में कोई इंसान हो नहीं सकता था जो कि पहले सीडीएस का, देश के सीडीएस का पद भार ग्रहण करे। काम बहुत मुश्किल था, तीनों सेनाओं में इंटेग्रेशन करना, समन्वय स्थापित करना, ये आसान काम नहीं है। मैं भी 40 साल फौज में रहा हूं, मुझे मालूम है ये आसान काम कतई नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रारूप तैयार करा, एक रूपरेखा बनाई, और वो एक फंडामेंटल बेस हमको तैयार करके देके गए हैं जो कि टेक ऑफ करने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक बहुत अच्छा सॉलिड बेस है, ताकि जो भी शुरुआत उन्होंने कर दी है, चाहे वो इंटेग्रेशन हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे वो नए ऑर्गेनाइजेशंस हो। जब वो सियाचिन में थे तो उन्होंने बैटल ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था, इन्फेंट्री बैटल ग्रुप का कॉन्सेप्ट अभी उस पर काम कर रहे थे। तो ये एक ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो कि हर चीज को गहराई से समझता है, और एक और बात जो कि भविष्य में देख सकता है। उनको यह ज्ञात था कि देश के सेनाओं को और देश को भविष्य में, ही वॉज ए फार साइटेड मैन, दूरदृष्टि बहुत उनकी तकड़ी, और मैन हु हैड रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी, रिस्क ले सकते थे, उससे बड़ी बिल्कुल इसी पर मैं आऊंगी अनुज माथुर जी कि आप ये मान लें प्रोफेशनली उन्होंने जो जबरदस्त कामयाबी हासिल की, उसके पीछे कहीं ना कहीं लीग से हटकर जो उनकी सोच हुआ करती थी, कड़े फैसले वो जो पल भर में ले लिया करते थे, उसे क्रेडिट दिया जा सकता है। बातों को गोलमोल नहीं घुमाते थे, साफ कहते थे, स्पष्ट करते थे। स्ट्रेट टॉकर, इनको स्ट्रेट टॉकर बोलता था मैं। जब मैं इनके साथ था तो मैं यही बोलता था, मैंने कहा स्ट्रेट टॉकर वो होता है जो जिसको कि इस बात की परवाह नहीं है कि वो जो कह रहे हैं उसका उनके नीचे वालों पे या ऊपर वालों पे क्या असर होने वाला है। ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद के टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो लीग से बना हुआ है, जो तरीके हैं, आमतौर पे जो स्टेटस को का जो फैशन है कि जो हो रहा है उसे होने दो, जो चल रहा है उसे चलने दो, उससे अलग इन्होंने काम किया। जो सालों में नहीं हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक इनके दिमाग की उपज थी। जो सालों में नहीं हुआ, बालाकोट में एयर स्ट्राइक, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एयरफोर्स ने भले ही वो एयर स्ट्राइक किया हो, लेकिन जब आप इंटरनेशनली ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो आपको किसी भी इसके रेपरकशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो किस प्रकार से इन्होंने पूरी इंडियन आर्मी के मोबिलाइजेशन करके और हम इनको तैयार करके रखा था कि कुछ भी हो जाए हम लोग उसके लिए तैयार हैं। तो एयर स्ट्राइक में जितना एयरफोर्स का रोल था उतना रोल आर्मी के एयर स्ट्राइक के साथ साथ म्यांमार में हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर भी करेंगे बात। माथुर जी लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस समय हमारी संवाददाता ने बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी से की खास बातचीत, वो सुनवा देते हैं। मैम आप भी इस श्रद्धांजलि देने गए थे, किस तरह से याद अच्छा लगा कि देश के लिए बहुत हम लोग का क्षति हो गया हम लोग का, और रावत जी इतना देश के लिए काम किया। अभी वो लगता है कि जो फ्यूचर जो जनरेशन है वो रावत जी का जो पथ है, रावत जी पथ प्रदर्शक है, उनके उपदेश से, उनके सब कुछ से हम लोग का देश का सेना चलेंगे। तो आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो तमाम गणमान्य अपने अपने तरीके से सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से माथुर साहब आपका रुख करते हुए, आपने एयर स्ट्राइक का जिक्र किया। म्यांमार में जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, जब 16 सैनिकों पर हमला किया गया, तो उसके बाद कड़ा फैसला सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने उस समय लिया और एक कड़ा संदेश
और सबक वहां म्यांमार के पार जाकर आतंकियों को सिखाया। शिल्पा, ये एक बहुत बड़ा कदम था और ये वो समय था जब इस प्रकार के काम हम लोग करना जानते तो थे लेकिन कर नहीं पाते थे। लेकिन ये वहां पर कोर कमांडर थे, तमाम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इनके अंडर थे और कोई भी ऑपरेशन जो प्लान होता था वो बिपिन रावत के द्वारा प्लान किए जाते थे और वो कर। तो जब हमने वो 16 सैनिकों के साथ जब हादसा हुआ, उसके बाद म्यांमार में जाके तमाम कैंप्स को तबाह करना और उसके बाद वापस स्क्रैचलेस आ जाना, ये मेटिकुलस प्लानिंग और सर्जिकल प्रिसिशन के साथ उसका एग्जीक्यूशन, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसके लिए डिसीजन लेना, टू टेक अ कॉल फॉर एन ऑपरेशन अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, सबसे बड़ी बात वो थी। तो ये आप समझ लीजिए कि इसका का पहली बात निर्णय लिया, फिर उसको इस बखूबी प्लानिंग इसकी करी गई कि हम वहां पर जा पाएं, अपना काम खत्म कर पाएं और वापस आ जाएं और आपके किसी एक जवान को भी खुरांच तक नहीं लगे। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, मैं कहूंगा टर्निंग पॉइंट रहा, जो कि जिसने कि हमें हमारा माइंडसेट, पूरा काम करने वालों का पूरा माइंडसेट बदल किया और हम लोग ऑफेंसिवली सोचना शुरू कर चुके थे। जी बिल्कुल। शिल्पा, सीडीएस जब उन्हें देश का बनाया गया, उनके सामने चुनौतियों का अंबार था। 2 साल पहले ही जनरल रावत को सीडीएस बनाया गया था। उसके बाद से दुनिया ने कई सारे बदलाव देखे, महामारी देखी, फोर्सेस का इंटीग्रेशन देखा, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी देखी, चीनी आर्मी के साथ एलएसी पर टकराव देखा। ऐसे में ये तमाम चुनौतियां उनके सामने थी और हर चुनौती को वो हंसते हुए पार करते हुए नजर आए। कभी भी बौखलाहट या टेंशन उनके चेहरे पर देखने को ही नहीं मिली, बल्कि दुश्मनों को वो बौखला देते थे। अपने बयानों के जरिए आधी जंग तो वो दुश्मनों को यहीं पर हरा देते थे। और कई हमने उनके ऐसे बयान सुने जिसमें उन्होंने चाइना को कड़े संदेश दिए। देखिए शिल्पा, पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊं कि चाइना का थोड़ी देर में बात बताऊंगा, पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग ये प्रयास करते थे कि हम किसी प्रकार से ये बता सकें कि हमने इन्फिल्ट्रेशन खत्म कर दिया है, चेक कर लिया है, हाँ। अब कोई हरकत नहीं हो रही है, अब वहां पे ये खत्म हो गए। तो जब इन्होंने पहली बात बोला तो उन्होंने कहा कि भाई ये इन्फिल्ट्रेशन होगा, ये उनके शब्द हैं, इन्फिल्ट्रेशन होगा, इन्फिल्ट्रेशन होता रहे, हम आपको वेलकम करेंगे और हम आपको वेलकम करने के लिए यहां तैयार हैं। आप इन्फिल्ट्रेट करिए और जमीन के नीचे 2.5 फुट हम आपको गाड़ देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक माइंडसेट था कि जब उन्होंने कहा तो उनको ये संदेश उधर भी पहुंचा, जो कि उनकी स्पाइन्स में करंट फेंका उसने, और ये संदेश उनके जवानों को पहुंचा कि हमें पता पड़ा, हम लोगों को जो उनके साथ काम कर रहे थे, कि यस अभी हमको जो है इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है और जो हो जाता है उनको सही जगह पहुंचाना है। तो ये जो बात थी, इससे दोहरा असर हुआ, टेररिस्ट की तरफ एक और हमारी तरफ दूसरा। अब बात चाइना की आई। चाइना का मैं आपको फिर उस जगह ले जाऊंगा कि जो फाइनेस्ट आवर था बिपिन रावत जी का, मेरे हिसाब से वो डोकलाम था, क्योंकि डोकलाम से पहले हम लोग पैसिवली वी यूज्ड टू रिएक्ट टू चाइनीज एग्रेशन। कभी हमने उसको ऑफेंसिव तरीके से रिएक्ट नहीं किया 1967 के बाद। और वो जो भी करते थे हम, बातचीत, ये वो फ्लैग मीटिंग वगैरह, ये पहली बार इन ए ट्रायल ऑफ फायर हमने उनको रोकने पे मजबूर किया। न केवल रोकने पे मजबूर किया, उनको हमने पीछे धकेला। इसके लिए बहुत जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ और बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। तो वो पॉलिटिकल सपोर्ट गार्नर करना, ये बिपिन रावत की ही बात थी। पहले भी प्रधानमंत्री कई आए, कई गए, मोदी जी भी प्रधानमंत्री काफी समय से थे, लेकिन ये जो उनके साथ ये काम करने के लिए ये सामंजस्य बैठाना, समन्वय बैठाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से वो रहा कि डोकलाम में हमने चाइना को आंखें दिखाई, उन आंखों से चाइना को पीछे लौटने के लिए मजबूर किया। और उसके बाद उसने गलवान में जब कोशिश करी, तो गलवान में तो फिजिकल एक्शन के मार्फत जो इनिशियली हुआ उसको आप छोड़ दें, फिर जब कैलाश रेंज को हमने ऑक्यूपाई किया और उनको अपने खुद के बनाए हुए बंकर, कम्युनिकेशन सेंटर्स,
और सारे टेंट, हैबिटाट्स सबको वो डिस्ट्रॉय करके वो लोग वापस लौटे हैं। ये आज तक भारतवर्ष के इतिहास में चीन के बरखिलाफ इस प्रकार का कोई काम हो नहीं सका। उसके पीछे पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति आपके सीडीएस की रही। तो इसमें ये सब बातें समझने की हैं। और जैसे ही सीडीएस हुआ तो कोऑर्डिनेशन एयरफोर्स का और आर्मी का और हर तरह की एक्टिविटी सब सही प्रकार से हो पाई। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इसके लिए आवश्यक है कि आपको एयर ऑपरेशंस, नेवल ऑपरेशंस, आईटीबीपी, बीएसएफ कैसे काम करती हैं वो, और अपना खुद का तो खैर है ही। तो इन सब के ऑपरेशंस के बारे में बहुत गहरी नॉलेज, गहरी पैठ होने की आवश्यकता है, जो कि जनरल रावत में थी। अकेले ऐसे जनरल रहे हैं कि जिनके अंदर इन तमाम चीजों को समझने की और इनको कोऑर्डिनेट करने की, इनको सिनर्जाइज करने की। वजह से ही माथुर जी मुझे लगता है कि जो अगला सीडीएस आएगा, इस पद की जिम्मेदारी निभाएगा, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इन तमाम पैरामीटर्स पर वो खरा उतरे, कैसे देशवासियों के सामने साबित करे कि वो हर हाल में जनरल बिपिन रावत की जगह लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा माथुर साहब, आप ये बताएं कि दो महत्वपूर्ण काम जो जनरल बिपिन रावत अधूरा छोड़ गए, काश वो होते तो जल्द से जल्द उसे अमल में लाया जा सकता था। वो दो चीजें हैं, एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम कमांड। इनके बारे में जरा बताइए। ये लाने की तैयारियां चल रही थी, ये क्या है, कितनी कारगर होंगी और कैसे सेना को इससे मजबूती मिलेगी, क्या परिवर्तन आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो जॉइंट माथुर जी, आपको रोकती हूँ, इसमें मनोज तिवारी कुछ कहना चाह रहे थे। चलिए माथुर जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये जो जॉइंटमैनशिप की बातें हैं, ये काफी समय से इस बात को हम जानते हैं कि जॉइंटमैनशिप होनी चाहिए। जो मैरीटाइम कमांड है, अब क्या है कि जो इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं और जो इंडिया का मैरीटाइम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो इतना जबरदस्त है कि हमने अनफॉर्चुनेटली उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कोई लाभ सही मायने में नहीं उठाया है। तो इसको सिक्योर करने के लिए, अपने मैरीटाइम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई अनवांटेड एक्टिविटीज ना हो, वो करने के लिए एक आवश्यकता थी कि जो भी वहां पर ऑपरेट करता है उन सब के लिए एक कंबाइंड कमांड बने, जिससे कि तमाम लोग स्मूथली अपना अपना काम करके, चाहे वो डिफेंस अंडमान निकोबार आइलैंड्स की हो या लक्षद्वीप आइलैंड्स की हो या ईस्टर्न सीबोर्ड, वेस्टर्न सीबोर्ड की हो, तो वो मैरीटाइम कमांड की इसीलिए आवश्यकता थी। टू थिंग्स, वन, अपना जो खुद का मैरीटाइम इंटरेस्ट का सेफगार्ड करना, दूसरा फोर्स प्रोजेक्शन। इंडियन नेवी जो है वो ब्लू वाटर नेवी है। इंडियन नेवी फोर्स प्रोजेक्शन की काबिलियत रखती है, तो वो फोर्स प्रोजेक्शन को सही प्रकार से करना और सही जवाब, सही लेसन जो अपने एडवर्सरीज हैं उनको देना, ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। तो वो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैरीटाइम कमांड के बारे में सोचा गया। ये भी इन लोगों का इनका सोच विचार था और वो काफी एडवांस स्टेजेस में ऑलरेडी है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगला सीडीएस जल्द से जल्द अमल में लाया जाए, उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। और एयर डिफेंस कमांड, ये किस तरह की तैयारी, ये किस तरह का कदम? देखिए, मैं बताता हूं कि एयर डिफेंस का क्या होता है कि जैसे जो एरोस्पेस है उसको इस्तेमाल सब लोग करते हैं। नेवी भी एयर स्पेस को कर रही है, एयरफोर्स भी करती है, आर्मी भी करती है, कोऑर्डिनेशन है। लेकिन अगर आप अपने तमाम जो एयर डिफेंस का जो आपका टारगेट है उसको एक कमांड के अंदर आप डाल देंगे और तमाम एयर डिफेंस एसेट्स उनके एक साथ उसके अंडर आ जाएंगे। एयर डिफेंस सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस की एयर डिफेंस नहीं होती है, आप दुश्मन के एयर स्ट्राइक से अपने इकोनॉमिक एसेट्स को भी बचाते हैं, अपने इंडस्ट्रियल एसेट्स को भी बचाते हैं, अपने रिसर्च सेंटर्स को भी बचाते हैं। इन सब के लिए आपको एक कोऑर्डिनेटेड और बहुत इफेक्टिव एयर डिफेंस की आवश्यकता है। आप युद्ध कर रहे हैं, मैं युद्ध में चला हुआ हूं, वो आकर के बीएआरसी पे या बीएसी पे या वहां पर आके आपका स्ट्राइक कर जाएंगे, एयर स्ट्राइक कर जाएंगे, तो बहुत ज्यादा नुकसान। तो ये जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ एयर डिफेंस ऑफ द नेशन,
उसको इकट्ठा होकर के अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है। और हर एक मैंने बताया क्योंकि तीनों फोर्सेस एयर को इस्तेमाल करती हैं, तो तीनों फोर्सेस के बाद एयर डिफेंस के एसेट्स हैं, तो उन एयर डिफेंस के एसेट्स को सिनर्जाइज करना और उसको सिनर्जाइज तरीके से आगे अप्लाई कर पाना, ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। और ये एयर डिफेंस कमांड इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एसेट रहेगा। और ये भी एक बहुत एडवांस स्टेजेस में है और इसमें अब जैसे हमारी मिसाइल्स हैं जो 3-3 हजार किलोमीटर दूर के मारक क्षमता रखने वाली मिसाइलें हैं, वो तमाम एसेट्स जो हैं वो सब एक साथ उनको कोऑर्डिनेट और उनका कैसे कब किसका इस्तेमाल होगा वो सब करने के लिए आपको एक इंडिपेंडेंट कमांड की आवश्यकता थी, जो कि तमाम एयर अटैक से, दुश्मन के एयर अटैक से आर्म्ड फोर्सेस, इकोनॉमिक एसेट्स, इंडस्ट्रियल एसेट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसेट, सबको पॉलिटिकल हेडक्वार्टर सबको बचा सके। तो इसलिए एयर डिफेंस कमांड का सोचा गया कॉन्सेप्ट था और ये बहुत एडवांस स्टेजेस में ये भी है और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही समय में आप इसको इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड देखेंगे, दोनों एयर डिफेंस कमांड को भी। और इसके अलावा जो एक और उनका सोच विचार था वो थिएटर कमांड्स का था कि थिएटर कमांड्स भी बहुत जल्दी मेरे को लग रहा है कि आ पाएंगे। कॉन्सेप्ट और ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन के स्टेजेस में है, ट्रायल्स होंगे और ये थिएटर कमांड भी आ जाएगा। तो जब ये ओवरऑल थिएटर कमांड, एडी कमांड, मैरीटाइम कमांड सब लोग हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि आपका वॉर फाइटिंग जो एफर्ट है वो बहुत स्मूथ और बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, ये आप मान के चलिए। जी इसके अलावा माथुर जी, जनरल बिपिन रावत हथियारों और इक्विपमेंट्स की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया करते थे, ये क्या दर्शाता है? उनका फोकस इस बात पर क्यों था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है हथियारों को लेकर, तमाम इक्विपमेंट्स को लेकर? जाहिर तौर पर अगर हम बाहरी देशों की बजाय अपने देश पर निर्भर रहेंगे, यहीं पर सारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो ज्यादा मजबूती हमें मिल पाएगी हर टर्म में। इसे जरा समझाएं। बिल्कुल शिल्पा, मैं इसको एक और स्टेप आगे लेके जाऊंगा। उनका आत्मनिर्भरता था, उसके अलावा उनका एक सोच और था कि हम न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि हम एक्सपोर्टर, वो भारतवर्ष को एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पे देखना चाहते थे। तो अब मैं ये बताता हूं कि आपको कि जब आप इंपोर्टेड इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिसकी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो पाया किसी, फॉरेन करेंसी का जो है उसका उस पर असर होता है। दूसरा, यू आर नॉट श्योर, जब आपको उस चीज की जरूरत है, आपने साउथ अफ्रीका से सामान ले रखा है, जर्मनी से, स्वीडन से सामान ले रखा है, उसके स्पेयर नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, रशिया से आपके रिलेशनशिप खराब हो गए, तो आपकी सारी एयरफोर्स और काफी आर्मर्ड टैंक्स उस पर डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि तीनों सेनाएं आत्मनिर्भर बने, अपना सारा इक्विपमेंट यहीं बनाएं। और आप देखिएगा एक एयरक्राफ्ट कैरियर आपका इंडिजिनसली तैयार होकर बाहर निकलने वाला है, जिसका कि नाम जो आप देखेंगे बहुत जल्दी निकलने वाला है। हमने न्यूक्लियर पनडुब्बी बना ली है और तमाम चीजों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो किस प्रकार से इसको इंप्लीमेंट करवाने के उसमें उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया, क्योंकि जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका होगा तभी आप चीज को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें आईआईटी के लोग बच्चों की और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं इन लोगों के बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। वो भागीदारी करी गई और वो उसका परिणाम हमें ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। और आपको आश्चर्य हुआ ये जान करके कि जब उन्होंने आईआईटी वगैरह के बच्चों से इसमें मिलने के लिए जब आह्वान किया गया था, तो मोर देन एंटिसिपेटेड, मोर देन रिक्वायर्ड लोग आगे बढ़ के आए, जिन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये तमाम चीजें जो थी वो एक दूरदर्शी, बहुत दूर फार साइटेड आदमी की सोच की निशानी थी कि उनको पता था कि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, कैसे उसको लाना पड़ेगा, किस प्रकार से हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, तभी कहीं जाकर के आपका जो सही मायने में जो डिफेंस आप एक विश्व शक्ति के रूप में तभी उभर सकते हैं कि जब आपके ऊपर किसी देश के ऊपर निर्भर ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा उनका सोच विचार था, काफी उन्होंने इसके बारे में काम किया है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ये सिस्टम ड्रिवन है आपकी सर्विसेज। थोड़े वो गए हैं, कोई ना कोई आएगा और वैसा ही काम करके आपको दिखाएगा, उससे आगे उनको ले जाएगा। लेकिन इतना बताता हूं कि इन्होंने इतना जबरदस्त एक
प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। एक उन्होंने सबसे पहले जब ये मुश्किल टास्क इनको दिया गया तीनों इंटीग्रेशन का, तो एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इन्होंने सबसे पहले वो उसका गठन किया। और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का काम सिर्फ यही है कि वो तमाम बातें सोचता रहे, स्ट्रेटेजिकली सोचता रहे, किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार से जो वॉरफेयर चेंज होने वाला है आने वाले समय में, उसके लिए हमें किस प्रकार की आवश्यकताएं पड़ेंगी। तो वो तमाम चीजें इन्होंने उसके ऊपर बातचीत करनी शुरू कर दी और एक सॉलिड डेटाबेस और एक सॉलिड फाउंडेशन अवेलेबल है। और अब हमको सिर्फ ये यकीन करना है कि उनके बताए हुए जो उन्होंने एक प्रारूप तैयार कर दिया है, जो रूपरेखा बना ली है, उसको हम आगे लेकर के चले। तो ये आत्मनिर्भरता उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और जिसके बारे में उन्होंने बहुत काम किए हैं। और ये लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना, बच्चों को इन्वॉल्व करना, टेक्निकल इंफॉर्मेशन उसको जो प्रोग्रेस है आपकी उसको इसमें इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ी बात है। जी शिल्पा। बिल्कुल, और ये लगातार सीधी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर आज अंतिम विदाई दी जा रही है। ये अंतिम यात्रा की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से बरार स्क्वायर ले जाया जा रहा है और यहाँ तकरीबन 4 से 4:30 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस दौरान वहाँ पर 800 जवान यहाँ मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल अनुज माथुर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम यादें साझा करने के लिए, अपने व्यू पॉइंट साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.